आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नई टीम के लिए तैयार हैं और एक्शन में इस टीम को रखने के लिए और नया मोदी मंत्र देने के लिए अब नई टीम के साथ बैठक की तैयारी भी है। नए चेहरों और युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार के बाद आज शाम 5 बजे जो बड़ी बैठक होनी है, नए मंत्रियों को दिशा निर्देश देने का कार्यक्रम इसी बैठक के दौरान रहेगा। आज अपने अपने सभी मंत्रालयों का चार्ज नए मंत्री संभालने वाले हैं। तस्वीरें भी आनी शुरू हो रही हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का चार्ज संभाल लिया है। अनुराग ठाकुर ने भी अपने मंत्रालय का चार्ज संभाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। ऐसे में दो तस्वीरें आप देखिए। सुबह की शुरुआत नई जिम्मेदारियों के साथ हुई है और नई टीम तैयार है अपने अपनी जिम्मेदारियों के साथ। अब धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया जाएगा। जेपी नड्डा से भी मीटिंग होनी है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बैठक होगी। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। नई टीम तैयार है अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ और इस नई टीम का जो चयन है ना, वो बहुत सोच समझकर किया गया है। युवाओं पर दाव लगाया गया है। नए वो चेहरे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिनका अब तक का बैकग्राउंड अच्छा रहा, जिनकी अब तक की मेहनत रंग लाई। और युवाओं को तरजीह देने के पीछे सीधे सीधे से मोदी सरकार का मकसद यही है कि युवाओं पर भरोसा दिखाया गया है और सीधे सीधे युवाओं से कनेक्ट बनाने की भी कोशिश है। आने वाले चुनावों पर फोकस रहेगा, फिर चाहे वो 2022 हो या फिर वो 2024 हो। कैसे दूर की सोची गई है। 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली, नई जिम्मेदारी हुई है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि अब कुल मिलाकर 11 हो गई हैं मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या। जिन मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है उनका रिएक्शन भी सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरा पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। ये पार्टी का ग्रेटफुल है, ग्रेटनेस है, क्योंकि ऑर्डिनरी वर्कर को भी भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं और एमपी भी बन सकता है और पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, अभी पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी है, उससे पहले अमित शाह जी है, उससे पहले राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी है। ये पार्टी को लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता जो भी प्रमोशन हो ऑटोमेटिक पार्टी करते हैं। ये पार्टी का ग्रेटफुल है।
किसी का कद बढ़ गया तो किसी से उसका विभाग छीन लिया गया। इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इस पर बात हम करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में 8 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें बीजेपी के नारायण राणे, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे थे, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। जेडीयू कोटे से रामचंद्र प्रसाद सिंह और एलजेपी के पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और ये 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ भी पा रहे होंगे कि इस नई जिम्मेदारी के पीछे, नए कैबिनेट मंत्री के चेहरों के पीछे क्या कुछ समीकरण सरकार की तरफ से बिठाया गया और कैसे आगे आने वाले चुनावों की तैयारी की गई है। पीएम मोदी के आज के जंबो कैबिनेट विस्तार में जो हमने देखी संख्या, वो यूपी के ज्यादा मंत्री रहे, यूपी पर ज्यादा फोकस रहा। 2022 में चुनाव भी हैं। मिशन यूपी इलेक्शन को देखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार में 7 नए चेहरों को मौका मिला है। इससे पहले मोदी कैबिनेट में यूपी से 8 मंत्रियों को जगह दी गई थी। कैबिनेट विस्तार के बाद कुल मिलाकर अब मंत्रियों की संख्या हो गई है 15। इस वक्त केंद्र की मोदी कैबिनेट में यूपी से ही 15 मंत्री शामिल किए गए हैं। 15 मंत्री हो गए हैं कुल मिलाकर। मोदी कैबिनेट रिशफल में चुनावों को देखकर, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भरपूर कोशिश की गई है कि कहीं कोई नाराज न रह जाए। तो वहीं अनुप्रिया पटेल को शामिल कर गठबंधन के साथी दलों को पॉजिटिव संदेश देने का काम किया गया है। यूपी फतेह करने के मकसद से इस बार कैबिनेट विस्तार में ओबीसी के 3, एससी से 3, जबकि ब्राह्मण कोटे से 1 मंत्री शामिल किया गया। पहले से कैबिनेट में लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी और रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी जैसे बड़े नेता, बड़े चेहरे कैबिनेट में शामिल हैं। और अब जो नया एक्सपेंशन हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश से 7 चेहरों को मौका दिया गया। पहले से 8 थे, अब कुल मिलाकर सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही 15 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में हैं। बड़े चेहरों को मौका दिया गया है, जिनका अब तक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, उनका कद बढ़ा दिया गया है, जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, या फिर ये कहिए कि जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाया, उसकी छुट्टी भी कर दी गई है। लेकिन खास तौर पर जो देखने वाली बात है, महिलाओं की संख्या मंत्रिमंडल में बढ़ी है और साथ ही साथ उन राज्यों पर ज्यादा फोकस है जहां पर चुनाव होने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने अपनी टीम के 53 में से 12 मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा। यानी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 23% मंत्रियों की छुट्टी हुई। जिन पर कार्रवाई हुई उनमें प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद जैसे तमाम दिग्गज चेहरे शामिल हैं। वो नाम शामिल हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ज्यादातर को उनके खराब प्रदर्शन के चलते बाहर किया गया, उनसे विभाग छीने गए। कुछ के इस्तीफे के पीछे उम्र ज्यादा होना भी वजह माना जा रहा है। कोरोना और बंगाल चुनाव का असर साफ तौर पर दिखा है। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सर्विसेज की खराब स्थिति ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी करा दी। तो वहीं बंगाल में बीजेपी की हार का असर बंगाल के 2 मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी पर भी पड़ा है। अब मोदी मंत्रिमंडल में जिन जिन की छुट्टी हो गई है, रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी छुट्टी हुई है। रविशंकर प्रसाद की छुट्टी हो गई। डॉक्टर हर्षवर्धन, चूंकि कोरोना में हमने बदहाली अस्पतालों की देखी, ऐसे में रविशंकर प्रसाद की भी छुट्टी हुई है। आईटी और कानून मंत्री ये थे। देबोश्री चौधरी, इनकी भी छुट्टी हुई है। महिला विकास, बाल विकास मंत्रालय इनके पास था। सदानंद गौड़ा की छुट्टी हो गई है। उर्वरक और रसायन मंत्री थे। संतोष गंगवार श्रम राज्य मंत्री थे, इनकी भी छुट्टी हुई। संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री का पद संभाल रहे थे। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री थे, लेकिन कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर इन्हें भेजा गया है। बाबुल सुप्रियो भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के नतीजे रहे, छुट्टी हो गई। प्रताप सारंगी पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन राज्य मंत्री थे, इनकी भी छुट्टी हुई है। रतनलाल कटारिया, टीवी स्क्रीन पर वो बड़े चेहरे आप देख रहे हैं और जिनमें तो कुछ बेहद खास चेहरे थे जिनकी छुट्टी हुई है। अब इन छुट्टी के बाद नए चेहरों पर मौका दाव भी लगाया गया है और युवाओं को तरजीह दी गई है। आने वाले चुनावों पर भी फोकस रहेगा। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है इसी नई टीम पर बात करने के लिए। रमन मलिक हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नसीर सलीम, एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक झा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। जितेंद्र नीरज जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए रमन मलिक जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, ये काफी चौंकाने वाले फैसलों के साथ हुआ।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपने चौंकाने वाले, हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं। जिन बड़े चेहरों की बड़ी चर्चा चलती थी उनकी छुट्टी हो गई, लेकिन इस नए एक्सपेंशन के पीछे क्या कुछ आधार आपको समझ आता है? मेरे को तो एक बेसिक आधार तो समझ में आता है, वो ये है कि हमारे यहाँ संगठन और सरकार का जो तालमेल है वो दो तरीके से होता है कि एक तो जिन कार्यकर्ताओं की जहाँ आवश्यकता जब संगठन को हो, चाहे वो ऊपर पद में हो, हाँ। उनको प्रभाव से संगठन की तरफ और संगठन के दायित्वों को और संगठन के कामों को देखने के लिए बुला सकते हैं। उसमें ये कोई पहली बार नहीं हो। लेकिन जो मेन एम मेरे को दिखता है वो ये दिखता है कि हमारे सबके पूरे जो हमारा विश्व है उसमें मानवता की जीवन में से 1.5 साल से ऊपर खत्म हो गया, निकल गया। लेकिन इस सरकार ने कुछ अपने लिए लक्ष्य रखे हुए थे और वो 2024 तक डिलीवर करने हैं। तो उस विषय को दिमाग में रखते हुए उन एम्स को, क्योंकि अब एक मुश्किल घड़ी ये है कि आप 1.5 साल जब आपके पास समय निकल जाता है तो आपने उसको पूरा करने की अगर आपकी जिद हो तो आप उसके लिए ज्यादा काम करते हैं। तो ये मेरे को उस तरफ का एक प्रयास लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस चीज में लगे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दूसरे जो लक्ष्य हैं उनको किस तरीके से पूर्ण करें और हर जगह उपयुक्त पॉइंट्समैन बिठाएं और पूरा एक दम से, एक नई ऊर्जा से इसको जो एम्स हैं उनको अटेन करने की कोशिश करें। सही कहा आपने कि आने वाले चुनावों पर फोकस है और 2024 बहुत दूर की सोची है, 2022 पर भी फोकस है। नसीर सलीम जी, अकेले यूपी से 7 मंत्रियों को ऐड ऑन करना, ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखें? कृष्णा जी, देखिए हमारा 2-3 पॉइंट्स हमारे जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। एक तो मैं ये सवाल पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से भाजपा सरकार ने तो ये स्वीकार कर ही लिया कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रहे। देखिए, कैबिनेट विस्तार या एक्सपेंशन का मतलब अलग होता है और जिस हिसाब से उन्होंने पूरा का पूरा मंत्रालय बदला है, पूरा डिपार्टमेंट ही बदल गया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं वो देखना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि वो मंत्रालय जिन्होंने कुछ नहीं काम किया, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय में आपने देखा क्या हो रखा है, कोरोना के वेव में, पहले वेव में और सेकंड वेव में क्या हुआ, किस बुरी हालत से पूरा देश गुजरा, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज इन्होंने उस पे स्टेप उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि हायर और फायर एक पॉलिसी होनी चाहिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी है रचना जी। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, ट्विटर से जो विवाद चल रहा है इतने सालों से, उसके इतने महीनों से, और उसके पहले आप टेलीकॉम में जो जितने लीगल इश्यूज टेलीकॉम पूरे सेक्टर में थे, रविशंकर प्रसाद जी को उस पर का भी आज चैलेंज फेस करना पड़ा और वो भी नहीं कर पाए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में आपने देखा एयर इंडिया पे पिछले 4.5 साल, 5 साल, 7 साल से बात चल रही है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, अभी तक कुछ नहीं काम किया। महंगाई चरम पे है, आप अर्थव्यवस्था देखें वो बहुत बुरी हाल है। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोविड ने और अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया, मगर आप उससे पहले देख लें, आंकड़े आपके सामने हैं, जीडीपी अगर गिरी तो सबसे नीचे गिरी, कब गिरी? कोविड से पहले गिरी। सो मेरा पॉइंट ये है रचना जी, बहुत संक्षेप में इतना बोलना चाहूंगा कि देखिए बहुत देर हो गई। अगर आपने सही इसका इसका स्टेप उठाया होता और सही टाइम पे, तो आज जिस हिसाब से पूरा देश गुजर रहा है, जो परेशान है जनता परेशान। और देखिए, इसमें प्रमोशन की बात करते हैं लोग भाजपा वाले, प्रमोशन तो इनका इंटरनल कार्यकर्ता का हो गया, जनता का प्रमोशन कहाँ हुआ? जनता को आपने क्या अर्थव्यवस्था बढ़ा के दी? नमस्कार, इन खबर में किया आपने, स्वास्थ्य में क्या हेल्प किया? कोविड-19 के 43,733 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर। और लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कृष्णा जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर्फ 5 और 6 महीने रह गए हैं। अब आप उस पर सीबीआई ईडी इंक्वायरीज बिठाइए या मंत्रालय चेंज करिए या 7 मंत्रियों को लाइए। और एक बात बताइए, गंगवार साहब जो इतने 8 या 9 बारी के सांसद रह चुके हैं, जब उन्होंने हर्षवर्धन जी को फोन लगाया अपने कंस्टिट्यूंसी से कहने के लिए कि हमारा भाई हॉस्पिटल में फोन नहीं उठा रहा है कोई, तो क्या रह गई पावर एक कैबिनेट मंत्री की?
अभी एक केंद्र मंत्री की उन्होंने खुद कहा, खुद उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया मीडिया के सामने कि भाई ऐसा मंत्रालय कभी देखा ही नहीं। हाँ। कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैं हर्षवर्धन जी के फोन को या उनको फोन कर रहा हूं। हाँ। कि ताकि हमारे असेंबली में, हमारे कंस्टिट्यूंसी में जो जनता है, जो परेशान है, ऐसी अव्यवस्थाओं की खबरें तो देश के अलग अलग हिस्सों से थे। और नसीर सलीम जी, अगर आप कह रहे हैं कि इस फैसले का आप स्वागत करते हैं कि जिनकी छुट्टी हुई उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, जिन नए चेहरों पर दाव लगा, आपने कहा देर कर दी, तो क्यों ना हम इस पॉजिटिव साइन को समझें कि देर आए दुरुस्त आए। और इसी बीच जितेंद्र नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन दीपक झा, इस नए एक्सपेंशन में कम से कम इतना बेहतर हुआ कि युवाओं को मौका मिला है, नए चेहरों को मौका मिला है, महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपक जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। दीपक जी, ठीक है, दीपक जी आपसे बात करेंगे। इतने जितेंद्र नीरज जी से भी मैं पूछ लेती हूं। जितेंद्र नीरज जी, कल के एक्सपेंशन को लेकर नीतीश कुमार खुश हैं? जितेंद्र नीरज जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। आप दोनों का ही ऑडियो ठीक कराते हैं, तब तक रमन जी से, नसीर जी से हम बात करेंगे। रमन जी, महिलाओं की संख्या बढ़ना, ये बेहतर और पॉजिटिव संकेत आया नए एक्सपेंशन में, लेकिन जो युवाओं पर दाव लगाया गया है, 2022 को भी ध्यान में रखा गया है, 2024 को भी ये एक्सपेंशन ऐसा ही इशारा करता है? देखिए, एक चीज तो पहले मैं नसीर साहब को याद करा दूं कि छुट्टी कर दी और नाकामयाबी, ये जरा अपने गिरेबां में देखें, क्योंकि ऐसा ही कुछ मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ। उनके साथ तो बाइज्जत उन्हें स्टेज पे धक्के पड़े, चाचा को भी और पापा को भी, और शायद औरंगजेब जो हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन मैं जो ये बात आपने अभी पूछा सवाल, उसका जवाब दे दूं कि चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, इंदिरा गांधी के समय में भी इतनी महिलाओं को इस प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, चाहे वो गवर्नर के रूप में हो, चाहे वो मंत्री और कैबिनेट मंत्री और स्टेट के मंत्रियों के हिसाब से। दूसरी चीज, जितने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इस सरकार ने महिलाओं को दिए, उतने किसी ने नहीं दिए। हाँ। तीसरी चीज, समरसता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तीनों रखा गया है इस मंत्रालय में। चौथी चीज, पढ़ा लिखा और एक प्रूवन, जिसमें बहुत सारे लोग पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी लिया गया है, पूर्व मंत्री रहे हों कई बारी के, उनको भी लिया गया है। और साथ साथ चौथी चीज, जो पांचवी चीज मैं बोलूंगा, जिसको भूलना नहीं चाहिए, कि अभी बात कर रहे थे कि जी काम नहीं हुआ, और ये ट्विटर की बात कर रहे थे। क्या आपने दिल्ली के हाईकोर्ट की टिप्पणी और दिल्ली के हाईकोर्ट का निर्णय सुना है कि ट्विटर जैसे कंपनी जो अपना आधिपत्य और अपना राज्य चलाना चाहती है संवाद के ऊपर, उसको उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपको देश के कानून मानने पड़ेंगे और आपको कुछ इसका कोई, आपको वी विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ लीवे इन इट। और इसी प्रकार से आज कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ ये जो वायर फायर हैं, इनको भी दिया है कि जी आपको इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक निर्णय है। तो कुल मिला के मैं जो बात कहना है और जिस तरफ ले जा रहा हूं वो ये है कि एक गवर्नमेंट जो प्लेस आई है अब इस समय, वो संविधान को सर्वोच्च रख के काम कर रही है। वो अपनी मनमर्जी से नहीं चलती कि मेरा मन करा तो मैं राजा हूं और प्रधानमंत्री के पद पे कोई व्यक्ति बैठा है और प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने कोई पास करा है बिल, उसको ऐसे करके फाड़ के सड़क पे फेंक दूं। हम क्या इस व्यवस्था में रहना चाहते हैं? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। और उसमें सपा जो थी, दोनों समय उनके यूपीए 1 और 2 दोनों के टाइम ये साथ में थे उनके।
दो लौंडे, यूपी के दो लौंडे करके इन्होंने प्रचार करा था। हाँ। क्या हुआ? तो ठीक है। बात वही आती है कि हाँ। काम करने वाला काम करेगा। और ये जो उसके कैबिनेट काम का- एक्सपेंशन हुआ है, ये बड़ा सोच समझ कर लिया हुआ फैसला लगता है। नसीर सलीम जी, ऐसा तो है ना, छोटे दलों को साथ में लिया गया है, जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही वहां मंत्रियों की छुट्टी करके नए चेहरों को मौका दिया गया है। मतलब जहां आने वाले टाइम में, अभी हाल फिलहाल में चुनाव नहीं भी है, वहां भी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। छोटे दलों को साथ लेना, किसी को नाराज नहीं करना, ये पूरी कोशिश इस सधी हुई राजनीति का नतीजा इस एक्सपेंशन के तौर पर नजर आता है। अब आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यूपी में 2022 में। देखिए रचना जी, पहली चीज तो ये मैं बोलना चाहूंगा, टीवी डिबेट पे बोल के ये कहना कि हमने बहुत काम किया और जमीनी तौर से अलग रहना, बहुत फर्क है। देखिए, अगर आप यूपी का दौरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना लेकिन काम ये भी और तो लोग कितने पॉजिटिव साइन परेशान है हैं। नसीर जी, ये भी तो और मैं पॉजिटिव आपको साइन बता है दूं, कि और जिसने काम नहीं किया उसकी छुट्टी हुई है, उसकी जिम्मेदारियों में परिवर्तन हुआ है, एक्शन तो हुआ। परिवर्तन लिया जाए, मैं समझ गया, हाँ। मगर जो जिस हिसाब से जनता परेशान है उस हिसाब से कोई एक्शन नहीं लिए गए मेरे हिसाब से। आप ये बताइए, डीजल और पेट्रोल और जो केरोसिन तेल है और आपका जो सरसों का तेल है वो कहाँ पे है प्राइस पे? जनता ये मांग रही है जवाब। आप ये बताइए, आपने ठीक है, आपने विस्तार कर लिया, आपने सोच लिया कि हम कुछ करेंगे, मगर हमें भी पता है कि ये सब चुनौती ये इसलिए की गई है क्योंकि इलेक्शंस आपके सामने है। उत्तर प्रदेश आपको किसी भी हालत में कुछ भी करे, अभी आप संविधान की बात कर रहे थे हमारे भाई भाजपा से, आपको पता है संविधान का क्या उन्होंने अपमान किया है? अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष में ऐसी पहली बार हमने देखा है कि 800 से प्लस सदस्य चुन जाए पार्टी से, मगर उसके जो अध्यक्ष हैं कोई और जीत जाए। अरे भाई, आप संविधान की बात करते हैं, कभी कम से कम उसका अपमान तो मत करिए। और जनता को पता है ये बात, जनता ने जनादेश दे दिया है और उसका आपको 22 में एक छोटा सा, अभी आपको तो एक छोटा सा आईना दिखा है, अभी तो आप देखिएगा आगे क्या होता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये 7 मंत्रियों को इंडक्ट करने से इतनी जल्दी 6-8 महीने में 1-1.5-2 साल की सरकार में कुछ नहीं होगा। आपका कोई विजन नहीं था, आपका कोई एग्जीक्यूशन प्लान नहीं था, आपने मार्केटिंग की बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, सबका साथ सबका विश्वास, मगर हुआ क्या? सबका साथ सबका विनाश। आज ये बताइए, जो मेन मुद्दा है, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का हो, जनता तो इस पे जवाब मांग रही है रचना जी। जनता ये थोड़ी मांग रही है कि एक्सपेंशन से आपने कर दिया। और एक बात बताइए भाई, मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी से मैंने काम कर रखा है पहले, हमने तो पहली बार ये देख रहा हूं मैं पहली बार कि पूरी टॉप टीम से लेकर नीचे टीम सब बदल गई, मगर लीडर नहीं बदला। ऐसा क्या है भाई, आप बता दीजिए। भाई सीए को भी चेंज करिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी चेंज करिए। जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे लोगों को इकट्ठे पिक करके क्यों उठा रहे? आप पूरी टीम चेंज करिए। परफॉर्मेंस बेहतर हो इसीलिए तो ये बदलाव हुए हैं। और दीपक झा से अब बात करने की कोशिश करेंगे। जिनके गुब्बारे में सुराख है, ठीक है, और वो गुब्बारा फुला रहे हैं। अरे क्या बातें करते हो? मैं अब आपसे पूछता हूँ, एक मिनट नसीर साहब, एक मिनट, एक सेकंड, आप दोनों शांत रहिए, आप दोनों से बहुत देर से बात हो रही है। दीपक झा अभी तक बोले नहीं है, जितेंद्र नीरज अब तक बोले नहीं है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, नहीं रुक जाइए, रमन जी रुक जाइए, रमन जी नसीर जी दोनों रुक जाइए, रमन जी रुक जाइए। सारी डिबेट आप दोनों के साथ नहीं हो सकती सर, इनकी ऑडियो नीचे कर दीजिए। रमन जी, नसीर जी, एक सेकंड शांत। और भी मेहमान है, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। दीपक झा, नए एक्सपेंशन में उम्मीदें दिखती हैं क्या? देखिए, मुखौटा बदलने से रचना जी कुछ होने वाला नहीं है, और विकास को इतना जोर लगा के बोलने की जरूरत क्या है? रमन जी को कहिए शांति से अपने सभ्यता के साथ बैठे रहें और 2 शब्द बोलें, इनका विकास सड़कों पे दिख जाएगा। जो विकास होता है, जो सच्चाई होती है, उसको जोर से बोलने की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात। दूसरी बात मैं बोलूंगा, क्या है, प्रधानमंत्री अपने लगे हुए काले धब्बों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देखिए, मंत्री किसको बनाया है? नारायण राणे को, जिसको अमित शाह जी कहते थे कि 2014 में कि एक के ऊपर 100 करोड़ रुपए का केस है, 100 करोड़ रुपए इन्होंने गबन किया है। अमित शाह के शब्दों को बोल रहा हूँ। यही नारायण राणे जी अमित शाह के लिए बोलते थे, ये सबसे बड़ा झूठा आदमी है, अमित शाह के लिए बोलते थे। आज गले मिल रहे हैं। तो भाजपा का विकास बहुत अच्छे से किया इन्होंने। देश का विकास कहाँ गया है, वास्तविकता क्या है, वो आंकड़े बता रहे हैं। ना कोविड मैनेजमेंट हुआ है, ना रोजगार हुआ है, ना युवाओं के साथ विकास हुआ है। इस देश में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ भाजपा के नेताओं ने इस देश
के महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक इन्होंने नरसंहार किया है। भाजपा के लोगों ने ये भस्मासुर की पार्टी बन गई है। जिस देश में जनता ने इनको वोट दिया था उसी का इन्होंने विनाश कर दिया है। आज महंगाई के नाम पे बात करते हैं तो कहते हैं कि आप महंगाई पे सवाल मत करिए। मोदी जी पैसे लेके टैक्स लेके देश का विकास कर, अरे भैया पूरी दुनिया में। मतलब दीपक जी, आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि इस एक्सपेंशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें आप रखते नहीं हैं, और आम जनता के जो जुड़े हुए सवाल हैं वो रमन जी से मैं पूछूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद कि बढ़ती महंगाई से निजात मिलेगी क्या, बेरोजगारी घटेगी क्या, रोजगार युवाओं को मिल पाएगा क्या, बेहतर शिक्षा के साथ आम लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सवाल होगा पहले एक ब्रेक। मोदी सरकार की नई टीम तैयार है और फुल एक्शन में है। नया जोश भरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की मीटिंग में नए मंत्रियों से मिलने के बाद करने वाले हैं। इस बीच 43 नए मंत्रियों ने जब शपथ ली तो खास बात